हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। और मैं शिशिर रोज़ की तरह स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। तो चलिए, आशा करता हूँ आप सभी का जिनका भी सिलेक्शन हो गया उनको बधाई, और जिनका नहीं हुआ हताश मत होइए। आप लगे रहिए, फिर 6 से 7 महीने के बाद फिर से आपको केवीएस की वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। और आपको आपके लिस्ट भी मिल गई होगी, प्लेस ऑफ पोस्टिंग भी मिल गई होगी, और आपका स्कूल कहाँ पे अलॉट हुआ है। हो सकता है किसी को मेल नहीं रिसीव हुआ हो अपॉइंटमेंट लेटर का, वो आज रिसीव हो जाएगा। ठीक है, तो परेशान मत होइएगा उसको लेके। और इस वीडियो में मैं पूरी बातें करूँगा कि क्या प्रोसेस होना चाहिए, आपकी आगे की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। ठीक है, क्या क्या करना है आपको, ये चीज़ें जान लीजिए। बहुत लोग हैं अभी नए होंगे, आप एक अलग सिटी में और इतना दूर घर से जाएंगे, कैसे जाना है, पूरी चीज़ें एक प्लान तरीके में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो पहले बता दूं आपका जॉइनिंग प्रोसेस कैसे होगा। ठीक है, पहला इसी चीज़ में हम ये बात करेंगे कि आपका जॉइनिंग प्रोसेस कैसे होगी। ठीक, तो जॉइनिंग प्रोसेस की बात करते हैं। तो आपको पता है कि रिज़ल्ट डिक्लेयर हो चुका है। ठीक, आपका लिस्ट में नाम भी है। और ये मैं पीआरटी की बात कर रहा हूँ। तो 28 तारीख को जैसे कि रिज़ल्ट भी डिक्लेयर हो गया था। और उसके बाद आगे होता क्या है कि रिज़ल्ट जैसे ही आते हैं तो केवीएस का हेडक्वार्टर होता है। ठीक है, केवीएस का हेडक्वार्टर होता है। और केवीएस के जैसे मान लीजिए, केवीएस के हेडक्वार्टर के अंतर्गत आरओ, जैसे मान लो कोई भी आरओ हो गया, आरओ दिल्ली हो गया, आरओ चेन्नई हो गया, वाराणसी आरओ हो गया। तो ये क्या करते हैं, जितने भी जैसे अब आरओ वाराणसी का हम एग्जांपल लेते हैं। ठीक, आरओ वाराणसी का एग्जांपल लेते हैं। तो इसमें जितने भी केवीएस आएंगे, ठीक, जो भी वाराणसी रीजन में केवीएस के आएंगे, वो सारी चीज़ों को कौन मैनेज करेगा? आरओ मैनेज करेगा। ठीक है, आरओ वाराणसी। तो ये चीज़ हो गई। तो जो भी स्कूल होंगे इस रीजन में, वो उसको कौन हैंडल करेगा, कौन कंट्रोल करेगा? आरओ वाराणसी रीजन। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब यहाँ से बात करते हैं, आपको रीज़न भी, आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिला होगा। जिनको नहीं मिला वो मिल जाएगा। तो अपॉइंटमेंट लेटर में आप देखेंगे वहाँ पर रीज़न भी लिखा होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी कैंडिडेट का है तो उसको वाराणसी रीजन मिला है। ठीक, तो वाराणसी रीजन में वहीं उसके पहले आपको स्कूल में लिख कर नाम लिखा होगा। आपके पहले उसके स्कूल का नाम लिखा होगा, स्कूल नेम लिखा होगा। उसके बाद लिखा होगा आगे रीजन, जैसे वाराणसी रीजन। ठीक, तो अब आपको करना क्या है? ठीक है, आप वहाँ से देख लीजिए अपने अपॉइंटमेंट लेटर से कि कहाँ पे आपको किस रीजन में मिला है पहले। ठीक है, कौन सा आरओ है आपका। उसके बाद उसी आरओ में आप जाएंगे तो स्कूल की डिटेल्स भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, आपको स्कूल का नाम वहाँ पे लिखा है, या तो डायरेक्टली गूगल कर लीजिए, स्कूल के नाम को डायरेक्टली गूगल कर लीजिए। तो पहला काम आपको क्या करना है माय डियर फ्रेंड? पहला काम आपको यही करना है कि आप जो भी जिस भी रीजन का, जिस भी आरओ का आपका स्कूल मिला है, उसकी वेबसाइट चाहिए। ठीक है, उसकी वेबसाइट पर जाइए। उसकी वेबसाइट पर जाके आपको पहला काम क्या करना है कि वहाँ से कॉन्टैक्ट नंबर उस स्कूल का और मेल, ठीक है, ईमेल आईडी निकाल लीजिए आप वहाँ से। सबसे पहले काम आप यही करिए, वहाँ से कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी निकाल लीजिए। अब इसके आगे क्या होगा? ठीक है, इसके आगे आप मेल और कॉन्टैक्ट निकालते हैं तो आपका एक परफॉर्मा है, ऑफर ऑफ एक्सेप्टेंस। ठीक है, सो ध्यान से सुनिएगा, आपको परेशान नहीं होने पड़ेगा, आपके सारे क्वेश्चन के डाउट इसी में हो जाएंगे। ठीक है, ऑफर ऑफ एक्सेप्टेंस है, उसको फिल करके रखिए, प्रिंट आउट कर लीजिए उस परफॉर्मा को, और उसको फिल करके, प्रिंट करके, सिग्नेचर करके, सबसे पहला काम आप यही करिएगा। ठीक है, सबसे पहला काम यही करिएगा कि इस उस स्कूल के कॉन्टैक्ट नंबर जो आप निकालेंगे उनको बता दीजिए कि सर मैं ऐसी ऐसी बात है, मेरा सिलेक्शन हुआ है यहाँ पे, और मैं ऑफर ऑफ एक्सेप्टेंस जो है वो मेल करना चाह रही हूँ या चाह रहा हूँ। तो आप उनको बता दीजिए पहले, और उनकी ऑफिशियल मेल पर, मेल आईडी पर आप स्कैन करके ये ऑफर ऑफ एक्सेप्टेंस मेल कर दीजिए उनको। सबसे पहले काम आप यही करेंगे। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा, किसी के बेस पे आपकी सीनियरिटी डिसाइड होती है, प्रमोशन जल्दी मिल जाता है और सबसे। ठीक है, और वहीं बात करूँ तो क्वार्टर जल्दी मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे फ़ायदे होते हैं जल्दी ज्वाइन करने के स्कूल के। ठीक, पीआरटी वालों को 21 तारीख लास्ट डेट है, उसके पहले ज्वाइन करना है। ठीक है, 21 दिसंबर। तो ये फ़ायदे हो गए अलॉटमेंट के। ठीक, आप बता दिया मैंने
कि किस जिस भी रीजन का स्कूल है, मान लीजिए वाराणसी रीजन का है और इसमें आपको स्कूल का नाम पता है तो डायरेक्ट स्कूल का नाम गूगल करिए, या तो उस रीजन में जाइए तो वहाँ पे स्कूल की लिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से डिटेल भी मिल जाएगा, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, मेल आईडी मिल जाएगी। तो ये स्कूल इन्फॉर्मेशन की डिटेल्स निकल गई, आप वहाँ पे भेज सकते हैं, ठीक है, और मेल कर दीजिए। अब दूसरी बात करते हैं एक्सटेंशन की, ठीक। एक्सटेंशन की और रेगुलर स्टडीज़ की। कुछ लोग होंगे कि जैसे कि मेरा एक्सटेंशन हो जाए, मैं अभी नहीं ज्वाइन करना चाहता, थोड़ी देर बाद ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो एक्सटेंशन वाला केस ये बता दूँ, तो आपको सबसे पहले आपको अपने में इन्फॉर्म करना है, एप्लीकेशन लिखना होता है इसके लिए, ठीक है। एक लेटर लिखना पड़ता है एक्सटेंशन के लिए कि मुझे सर अभी नहीं ज्वाइन करना है, मुझे और थोड़ा टाइम चाहिए। तो अगर आपका जैसे ये उनके लिए होता है, जैसे कुछ प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं, स्पेशली उनके लिए एक्सटेंशंस होते हैं। तो पे आप अपने एप्लीकेशन लेटर उनको मेल करिए, ठीक है, उनसे कांटेक्ट करिए, वही आपका ये सारी चीज़ें इशू सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करते तब तक वो नहीं मानेंगे, ठीक है। पहले आप अपने स्कूल में बात कर लीजिए, उसके बाद में। और रेगुलर स्टडी वाले हैं, कुछ लोग रेगुलर स्टडी भी करना चाह रहे हैं, तो आपको छोड़ना पड़ेगा रेगुलर स्टडी, ठीक है। अगर करस्पॉन्डेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं तो करस्पॉन्डेंस में कन्वर्ट करा लीजिएगा, नहीं तो आपको छोड़ना पड़ेगा और आपको केवीएससी ज्वाइन करना पड़ेगा। यहाँ तक हो गया। अब आगे चलते हैं। तीसरी चीज़ आपके दिमाग में आ रही होगी कि ट्रैवल से रिलेटेड, ठीक है। जैसे किसी को बहुत बहुत दूर मिला होगा, अरुणाचल प्रदेश मिल गया, सिक्किम से और आगे मिल गया, मणिपुर मिल गया, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी इशू है, ठीक है, कि कैसे जाएँ, कैसे नहीं जाएँ। तो अगर आप प्लान तरीके में चीज़ों को स्ट्रैटेजी वे में करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो जैसे जो मैंने बताया, अपने स्कूल के कॉन्टैक्ट नंबर्स आपने ऑलरेडी निकाल रखे होंगे, उन्हीं से पूरा चीज़ पूछिए आप, ठीक है। उन्हीं से पूरा पूछिए कि सर हमको यहाँ आना है, कैसे आएँ, ठीक है। कौन-कौन से स्टेशन से बुक करके कैसे आ सकते हैं, पूरा वो हर एक चीज़ बताएँगे आपको, ठीक है। स्टाफ सपोर्टिव होते हैं, तो आपको एक-एक से चीज़, एक-एक नॉलेज देंगे वो, ठीक है। कहीं परेशानी नहीं होना है, स्कूल का जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वहाँ पे उसी पे कॉल करके बात करना है आपको। बाकी यही एक बेस्ट तरीका है। और दूसरी चीज़ मैं कहूँगा कि जैसे ही स्कूल अलॉट हो जाता है, तो आप वेबसाइट पे स्कूल के जाके जो उनका कॉन्टैक्ट नंबर है आपके पास, उन्हीं से बात करिए, उन्हीं से पूछिए क्या करना है, क्वार्टर अवेलेबल है कि नहीं है, सारी चीज़ें आपको वही बताएँगे, ठीक है। और पहली बार ट्राई करिएगा अपने पेरेंट्स के साथ, लेकिन आप मैच्योर हैं, कोशिश करिएगा पेरेंट्स को मत परेशान करें, ठीक है। लेकिन लड़कियों के लिए मैं स्पेशली कहूँगा कि एक बार पेरेंट्स या अपने भाई-बहन किसी को ज़रूर लेके जाएँ, ठीक है। पेरेंट्स के साथ जाएँगे तो एक थोड़ी-सी हिम्मत बनी रहती है, आपको एक ऐसा लगता है कि हाँ, कोई अपना भी अपने साथ है, ठीक है? क्योंकि अनजान शहर में जाते हैं, बहुत सारी मुसीबतें आती हैं, तो ये स्कूल का जो कॉन्टैक्ट नंबर है, यही आपका बहुत साथ देने वाला है कि यहाँ से स्टेशन से कैसे जाना है, कैसे आना है, क्वार्टर्स कहाँ हैं, रूम कहाँ मिल जाएँगे, सब सारी चीज़ें ये स्कूल्स वाले ही मदद करेंगे आपकी। अब आगे चलते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा क्वार्टर, अकोमोडेशंस एंड फूड, ठीक है? क्वार्टर कैसे मिलेंगे? तो क्या होता है, 3 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। कहीं-कहीं क्वार्टर नहीं होते हैं, ठीक है? ज़रूरी नहीं है क्वार्टर नहीं होंगे, पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी ये बनती है कि क्वार्टर हैं बट भर गए हैं, फिल हो गए हैं, ठीक है? क्वार्टर है बट भर गए हैं। और तीसरी पॉसिबिलिटी ये होती है कि जैसे कोई-कोई लोग होते हैं क्वार्टर लेना ही नहीं चाहते हैं, ठीक है? तो क्वार्टर नहीं लेना चाहते हैं और क्वार्टर मिलती है सीनियरिटी के बेसिस पे, ठीक है? पहले टीजीटी वालों को मिलेगा, फिर पीआरटी वालों को मिलेगा और फीमेल को प्रेफ़रेंस मिलता है इसमें। तो सीनियरिटी के बेसिस पे आपको क्वार्टर मिलते हैं। और एक चीज़ कहूँगा कि क्वार्टर जाके पहले चेक कर लीजिएगा, ठीक है? पहले प्रिंसिपल से पूछ लीजिएगा कि क्वार्टर कहाँ पे है, आप जाके वहाँ से उसको देख लीजिएगा। उसके बाद ही कोई डिसीज़न लीजिएगा क्वार्टर लेना है, नहीं लेना है, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें भी आती हैं और जिनका बहुत दूर है तो वो सेफ्टी पर्पज़ के लिए क्वार्टर्स अच्छे होते हैं। वहाँ पे सेफ्टी रहती है, जिनका बहुत दूर है, जहाँ कोई रिलेशन कॉन्टैक्ट का नहीं है। तो क्वार्टर का एप्लीकेशन आप पहले मत दीजिएगा, पहले क्वार्टर चेक कर लीजिएगा, उसके बाद ही एप्लीकेशन दीजिएगा, ठीक है? ये चीज़ हो गई। और एक चीज़ पहले ही बता दूँ, अगर जिनका वहाँ पर दूर-दूर तक कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, पहले ही रूम वहाँ पे स्कूल के पहले ही, ठीक है? स्कूल जो है उसके आस-पास अगर आप जैसे जा रहे हैं, आपको परसों जाना है, तो 2-3 दिन पहले से ही आप वहाँ पे दिक्कत ना हो, आप वहाँ पे रूम बुक कर लीजिएगा, ठीक है? रूम वगैरह बुक कर लीजिएगा स्कूल के आस-पास, ताकि आप स्टे कर सकें कहीं भी, ठीक है?
ये चीज़ हो गई। और एक चीज़ और सजेशन दूँगा, बहुत कम सामान लेके जाइएगा, ठीक है? लेस लगेज, जितना कम से कम आप सामान अपने साथ ले जा सकते हैं उतना कम लेके जाइएगा। मैं तो बस कहूँगा कि कपड़े ले लीजिएगा और डॉक्यूमेंट्स, किताबें जो थोड़ी बहुत हैं, बाकी सामान तो आप सारा चीज़ एडजस्ट कर लेंगे वहाँ जाके, ठीक है? जो पैसे आप यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, वो वहीं पे जाके कर लीजिएगा। तो मैं यही कहूँगा, मेरा सजेशन कि बहुत कम से कम सामान लेके ट्रैवल करिएगा, ठीक है? ज़रूरी चीज़ है बस। ये चीज़ें हो गई। अब बात कर लेते हैं कि स्टेशन किसको कैसा मिलता है, कहाँ पे है। तो 3 टाइप के होते हैं। एक होता है नॉर्मल स्टेशन, ठीक है? नॉर्मल स्टेशन होता है। दूसरा होता है एनईआर, ठीक है? एनईआर जिसको क्या कहते हैं? जिसको कहते हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन, ठीक है? नॉर्थ ईस्ट रीजन कहते हैं। और तीसरा होता है हार्ड स्टेशन, ठीक है? तीसरा क्या होता है? हार्ड स्टेशन होता है। तो एक चीज़ बता दूँ, जैसे मान लीजिए किसी को नॉर्मल स्टेशन मिल गया है, ठीक है? नॉर्मल स्टेशन मिलने का सही फ़ायदा तो है अपना, ठीक है? उसमें नॉर्मल स्टेशन में क्या करता है, केवीएस अपने हिसाब से ट्रांसफ़र वगैरह करता है, ठीक है? जो नॉर्मल, पहले नॉर्मल स्टेशन का सुन लीजिए। नॉर्मल स्टेशन है, केवीएस जो है अपने हिसाब से ट्रांसफ़र वगैरह करेगा, सारी चीज़ें करेगा, ठीक है? और इनको हम ईज़ी स्टेशन कहते हैं, ठीक है? ये ईज़ी स्टेशन होते हैं जहाँ पे सारी चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं आपको। और मोस्टली नॉर्मल जो स्टेशन है, यहाँ पे आपको जैसे एज्ड वाले पीपल मिलेंगे, ठीक है? जिनकी एज ज़्यादा है, यूथ बहुत कम मिलेंगे, ठीक? तो जिनका एज बहुत ज़्यादा है वो वहीं के वहीं रह जाते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं, थोड़ा-सा ईज़ी स्टेशन का यही फ़ायदा है। लेकिन आपके ट्रांसफ़र क्या होंगे, केवीएस अपने हिसाब से ही करेगा। अब बात करते हैं दूसरा का, एनईआर का, ठीक है? एनईआर का, जिसको हम नॉर्दर्न ईस्टर्न रीजन कहते हैं, ठीक है? नॉर्थ ईस्ट रीजन कहते हैं। जैसे हो गया आसाम, हो गया मणिपुर, हो गया अरुणाचल प्रदेश, हो गया, ये सारी चीज़ें जिसको मिले हैं, गुवाहाटी रीजन मिला है, ये सारी चीज़ें। तो अगर ये मिलता है तो चले जाइएगा आप, ठीक है? यहाँ पे चले जाइएगा, ज़रूर जाइएगा। मैं इसके अपने-अपने फ़ायदे हैं। अपने फ़ायदे का मतलब ये है कि यहाँ पे थोड़ी-सी सिचुएशन टफ़ तो होती है, ठीक है? बट अगर आप 3 साल यहाँ पे झेल लेते हैं, तो आपको अपने होम स्टेट में आने का मौका मिल जाता है। इन सब का यही फ़ायदा है, ठीक है? और बाकी नॉर्मल स्टेशन वाले को केवीएस अपने हिसाब से भेजता है। तो अगर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में भेजता है तो आप ज़रूर जाइएगा, 3 साल आपको टेन्योर कंप्लीट होगा, आप ट्रांसफ़र ले सकते हो, ठीक है? अब हार्ड रीजन होते हैं जिसको हम हार्ड स्टेशन कहते हैं, तीसरा हार्ड स्टेशन है, ठीक है? हार्ड स्टेशन और नॉर्थ ईस्ट रीजन की जो सैलरीज़ है वगैरह, थोड़ा-सा हाउस रेंट अलाउंस थोड़ा ज़्यादा मिलता है इनको। तो देखो, हार्ड स्टेशन का अपना फ़ायदा होता है भाई, अगर किसी को मिल रहा है तो ना मत कहिएगा, ज़रूर जाइएगा, ठीक है? ये नहीं कि नहीं जाएँगे वहाँ पे। तो इसका फ़ायदा यही है कि 3 साल टेन्योर होता है, कहीं भी कंप्लीट करिए, झेल लीजिए, 3 साल बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, एक पर्सनल इम्प्रूवमेंट भी होती है कि ऐसे सिचुएशन को झेल पाना, ठीक है? यहाँ ट्रांसफ़र बहुत ईज़िली हो जाता है, जो हार्ड स्टेशन होते हैं, यहाँ पे ट्रांसफ़र बहुत ईज़िली हो जाता है आपके, ठीक है? 3 साल कंप्लीट किया, उसके बाद आप दिल्ली आ गए, अपने होम होम डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और इनको एक्स्ट्रा अलावेंस मिलते हैं, जो हार्ड स्टेशन वाले हैं, इनको एक्स्ट्रा अलावेंस मिलते हैं, ठीक है? तो सैलरी थोड़ी अच्छी होती है। तो एक्स वाई जेड सिटीज़ में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है? जो सैलरी का स्ट्रक्चर है, तो ये हार्ड स्टेशन वाले को थोड़ा-सा अलावेंस वगैरह ज़्यादा मिलता है, ठीक है? हिली अलावेंस बहुत कुछ मिलता है इनको। तो ये चीज़ें 3 रीज़न हो गई, मैंने बात कर लिया कि कहाँ पे कैसा है। ये सारी चीज़ें सुन के आपको डिसीज़न लेने का मौका काफ़ी अच्छा मिलेगा। अब एक चीज़ बता दूँ, आप यहाँ पे कन्फ्यूज़ होंगे कि जॉइनिंग डिसीज़न आपका क्या होना चाहिए, ठीक है? जॉइनिंग डिसीज़न और ट्रांसफ़र, ठीक है? होता क्या है कि जैसे मान लीजिए आप कहीं स्टेट जॉब में ऑलरेडी कहाँ जॉब कर रहे हैं और आपका केबीएस में भी हो गया, तो अगर आपको सैलरी के बेसिस पे जाना चाहते हैं तो आप ज़रूर जाइएगा। अच्छी सैलरी मिलती है केपीएस वगैरह में। और अगर आपको लगता है कि हाँ, मैं आपके घर पे बहुत सारी दिक्कतें हैं, फैमिली आपके ऊपर टोटली डिपेंडेंट है, तो आप होम स्टेट में ही रह सकते हैं, ठीक है? उसको लीव कर सकते हैं, बाकी आपका खुद का डिसीजन है, देख लीजिएगा। और ट्रांसफ़र तो हर साल होते हैं, ठीक है? बट ये है कि टाइम लगता है, 3-3 साल के हार्ड स्टेशन पे बहुत दूर रहेंगे आप घर से अपने, कोई कॉन्टैक्ट वगैरह नहीं रहता वहाँ जल्दी। कहीं-कहीं पे ऐसे होते हैं नेटवर्क्स वगैरह नहीं रहते हैं, ठीक? तो ये भी सिचुएशंस आपको देखने को मिल सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें थी माय डियर फ्रेंड्स। और अब आपकी बात कर लेता हूँ सैलरी स्ट्रक्चर की थोड़ी-सी, एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ सैलरी स्ट्रक्चर की।
ठीक है। तो 3 सिटी में डिवाइड होता है, एक्स सिटी, वाई सिटी, जेड सिटी, ठीक है। 3 सिटीज़ में डिवाइड होता है। तो बस एचआरए का डिफरेंस होता है, बाकी बेसिक पे सबका लगभग सेम रहता है, ठीक है। और टीए जो होता है ट्रैवल अलाउंस, ये थोड़ा-सा बढ़ जाता है। तो एक्स सिटी में 27% रहता है, ठीक है। एक्स सिटी में 27% मिल जाएगा आपको, वाई में 18% मिल जाएगा और जेड में 9% हो जाएगा, ठीक। ईजी स्टेशन वाले, हार्ड स्टेशन 27% और नॉर्थ ईस्ट रीजन वाले जो हैं वहाँ पे 18% मिलता है। तो लगभग जो बेसिक सैलरी होती है, आप एक्स सिटी की लेंगे तो वो 42,000 रुपये हो जाती है, ठीक। अब एक्स सिटी का लगभग बेसिक पे जो है, बेसिक पे आपको 42,000 करीबन मिलेगी। और अगर ग्रॉस सैलरी की बात करेंगे इसमें, तो ग्रॉस सैलरी आपकी करीबन 50 टू 55 तक पहुंच जाती है, ठीक है। 50 से 55,000 एक्स सिटी में। अब बात करें अगर बात करें तो जेड सिटी की बात कर लें, तो जेड सिटी में भी वही थोड़ा सा बढ़ जाता है एचआरए वगैरह, ठीक है। एचआरए वगैरह बढ़ते हैं तो इसमें करीबन 50, करीबन समझ लीजिए इसमें जेड सी एक्स सिटी से ज़्यादा होता है, ठीक है। जेड सिटी से ज़्यादा होता है इसमें, एक्स सिटी से ज़्यादा होता है, तो इसमें 50,000 करीबन हो जाता है आपका। तो 57 से 60 प्लस रहता है, ठीक है। जेड सिटी में, ये एक्स सिटी का है, सॉरी। एक्स सिटी में क्या होता है कि थोड़ी सैलरी ज़्यादा होती है, तो इसमें करीबन 50,000 बेसिक पे होगा और 57 से 60 के बीच में ग्रॉस सैलरी होती है। और एक चीज़ मैंने उल्टा बोल दिया, और जो जेड सिटी है यहाँ पे 42,000 लगभग बेसिक पे रहेगा और ग्रॉस सैलरी कितनी होती है, ग्रॉस सैलरी करीबन हो जाएगी आपकी 50 से 55,000, ठीक है। तो ऐसे रहता है, ये सारी चीज़ें हैं। और जॉइनिंग डॉक्यूमेंट, ठीक है। एक चीज़ बता दूं आपको कि जॉइनिंग डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, एक बार इस पे चर्चा कर लेते हैं कि आपका जॉइनिंग डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होना चाहिए। तो डॉक्यूमेंट जो है आपका फिर से एक बार वेरिफिकेशन होगा, जो आपने उस समय दिया था। अगर कोई आपने अंडरटेकिंग दिया था तो उसको बनवा लीजिएगा, उसको रखिएगा आप अपने पास, ठीक है। तो जो एक सर्विस बुक होती है, उनकी सर्विस बुक होती है, उसमें आपका नाम वगैरह दर्ज होता है, ठीक है। आपका पोस्टिंग वगैरह सब कुछ उसमें लिखा जाता है और ये सारी चीज़ें हैं। बाकी वो डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, मेडिकल सर्टिफिकेट रहेगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट रहेगा, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी का रहेगा और ओथ का सर्टिफिकेट रहेगा, ठीक है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप अपना तैयार करा लीजिए अभी से। और एक चीज़, अगर आपको कोई भी दिक्कत लगती है कि वहाँ से स्कूल के प्रिंसिपल वगैरह कोई डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत करते हैं, तो आप वहाँ के पहले तो स्कूल के प्रिंसिपल से कांटेक्ट करिएगा। उसके बाद वहाँ भी नहीं बनती है तो आप अपने आरओ में कांटेक्ट करिएगा, ठीक है, कि ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं, तो आपकी आरओ पूरा मदद करेगा उसमें। तो कोई भी इश्यूज़ आती हैं, आरओ से कांटेक्ट करिएगा। तो आई होप सो इसमें मैंने सारी डाउट्स आपके क्लियर करने की कोशिश की। और भी कुछ अगर आपके इश्यूज़ लगते हैं तो आप ज़रूर कमेंट में मेंशन करिएगा, वरना मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8853954496, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं और कोई भी इश्यूज़ हैं आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएंगी चीज़ें।